Yes, good evening all of you. Good evening guys. कुछ मिस नहीं हो रहा है आप लोगों से? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के बदले अगर आप ये एवरी डे आके रिवाइज करोगे, ये एवरी डे आके बोलोगे कि मैडम आउट ऑफ लाना है, तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती जाएगी। आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपके मतलब आपकी जो सोच है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो वर्कआउट है, पढ़ाई करने का जो एटीट्यूड, सारी चीजें सब उसी एक ही डायरेक्शन पे जाएगा। तो वापस से वो यही बोल रही हूँ मैं आपसे, गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट, लाना है ना तो बोलने में, अगर बोल ही नहीं पा रहे हो कंफर्मली, अगर आप फॉर्मली बोल ही नहीं पा रहे तो आप लाओगे तो बहुत दूर की बात है, आप ला ही नहीं पाओगे आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, लाना है तो बोलना सीखो, फर्मली बोलना सीखो पहले। जब फर्मली बोलोगे, जब आप आपको फील होने लगेगा, तब आपके सारी चीज, आपके एक्शंस, आपको आंसर लर्न करना, आप बुक्स लेके बैठोगे ज्यादा टाइम तक। अगर आप 3 घंटे के ऊपर नहीं बैठ पाए आज तक, तो आप 4 to 5 आवर्स बुक लेके बैठोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। यस, आउट ऑफ लाना है। okay. तो आपकी मैम भी आप आउट ऑफ लाने के लिए अब आपको पढ़ा रही है। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4 विच इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स को इश्यू करना। अब मैडम ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लिया था कि डिबेंचर्स क्या होता है, उसके सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए थे, याद आ रहा है क्या? हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको आपका जो 100 रुपए है वो आपको फिक्स, मतलब इसमें देने वाले हैं, रीपेमेंट कर देंगे। ये हम आपको अश्योरेंस दिलाते हैं कि हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। याद आ रहा है वो मेमोरी टेक्निक? अरे पढ़ा है, ये डिबेंचर वाला पूरा टॉपिक हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे अब हम लोग एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं ना। याद आ रहा है? हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो 100 रुपए है, हम 20 साल बाद में हम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट कर देंगे। साथ ही साथ हम अश्योरेंस दिलाते हैं, ठीक है, वी आर गिविंग यू अश्योरेंस भाई, कि जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वगैरह है, वो हम डिबेंचर होल्डर्स को और जो भी पार्टीज है हम उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कौन, किसके पास में अथॉरिटी डिबेंचर इश्यूज करने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। उनका स्टेटस क्या होता है? ऑब्वियसली यार क्रेडिटर्स होता है वो लोग कंपनी के, कंपनी ने डिबेंचर से बोरोइंग ली है, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कोई वन इशू कर सकता है, पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है, आपको लिस्ट कराना होगा एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, और डिबेंचर्स भी इजीली ट्रांसफरेबल है। उसके अलावा अपन ने क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स कितना होता है? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। यहाँ पे बस एक पॉइंट आपको रिकॉल करना है कि भाई जो कंपनीज है ना, इरिडीमेबल डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकती आज की डेट पे। ठीक है, इट इज प्रोबेबल डिबेंचर्स गाइस, इरिडीमेबल। हमने आपसे पेमेंट ले लिया है और हम आपको रीपेमेंट करने वाले नहीं है। हमने कंपनी आपसे पब्लिक से लोन ले रही है, बोरोइंग ले रही है, और कंपनी बोलती है हम आपको इसका रीपेमेंट ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, डन, रिकॉल हुआ सारी चीजें? यस और नो? सारे पॉइंट्स रिकॉल हुए? ये ऑलरेडी अपन ने चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरह से पढ़ा था, नॉट बेंचेस। तो अब आपको मोस्टली सारी चीजें पता है, बट क्या नहीं पता होगा, लेट मी टेल यू, आपको ये नहीं पता होगा कि कंपनी के कौन कौन से प्रोविजन यहाँ पे फॉलो करने हैं, सभी के कौन कौन से प्रोविजन हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है, कौन से रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है। तो जो नहीं पता बस वो यहाँ पे हम लोग एडवांस लेवल में करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम लाइटली ये चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि इसका आधा हिस्सा, यस, इसका 50% आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो shall I start your remaining 50%? Are you ready for it? Remaining 50% start करें guys? Yes? Everyone? केतकी, सिद्धार्थ, सानिया, स्टार्ट करो, बोलो। पक्का? ऑलराइट, तो चलो जी आ जाओ। रिमेनिंग 50% सिर्फ हमें यहाँ पे आज अपडेट करना है ना। डिबेंचर्स, अब मुझे बताना है आपको पता है नहीं पता है। डिबेंचर्स आर इश्यूड बाय कंपनी टू रेज लॉन्ग, भैया अगर लंबे पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी क्या इश्यू करेगी? डिबेंचर्स इश्यू करेगी, और इसका जो रीपेमेंट है वो भी लंबे पीरियड के बाद किया जाता है। ऑब्वियसली लंबे समय के लिए लिया तो लंबे समय के बाद ही तो रीपेमेंट करेंगे। ठीक है,
नाउ ये बोरोड कैपिटल होता है, कंपनी ने बोरोइंग की है, कंपनी ने लोन लिया है, तो डिबेंचर होल्डर्स कौन होगा? क्रेडिटर्स होगा। तो क्या इनका वोटिंग राइट होगा? ना जी, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, उनका वोटिंग राइट किधर से होगा? शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट होता है। जो लोन देते हैं, हम लोग जिनसे लोन लेते हैं, उनका नहीं होता। हाँ, अगर उनके इंटरेस्ट अफेक्ट होते होंगे तो उनका, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी ने इश्यू किया था 10% डिबेंचर्स, कंपनी चेंजेस कर रही है और 10% डिबेंचर्स को कंपनी आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, कंपनी बोलती है अब आपको सिर्फ और सिर्फ 9% इंटरेस्ट ही मिलेगा। अरे ऐसे कैसे? इस केस में आपका वोटिंग राइट रहेगा। डन, नॉर्मल केसेस में नहीं रहेगा, बट अगर आपके इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे होंगे तो आपका वोटिंग राइट रहेगा। ओके जी, ये भी चीज अपन ने पढ़ ली थी, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नाउ कंपनी को अगर पब्लिक इश्यू करना है डिबेंचर से, मतलब डिबेंचर्स को इश्यू करके अगर पब्लिक से पैसा कमाना है, पब्लिक से पैसा लेना है, ठीक है, तो वो कैसे लेगी? कैसे लेने वाली है? मुझे कुछ यहाँ पे एक सेबी का रेगुलेशन है, आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, वो आपको ये बोलता है कि भैया अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अगर कोई भी प्रिंसिपल, उन्होंने लोन लिया और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, एनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं किया है, लोन लिया और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं किया है, तो ऐसी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकती। मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं, कंपनी ए ने लोन लिया है और वो उनका ऐसा था कि भैया 5 इयर्स बाद में रीपेमेंट करना था, कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों अमाउंट, बट वो उन्होंने रीपेमेंट नहीं किया है। तो मुझे बताना, क्या कंपनी डिबेंचर, देखो लिया उन्होंने लोन है, ठीक है, क्या कंपनी डिबेंचर इश्यू कर पाएगी पब्लिक को? डिबेंचर्स का पब्लिक इश्यू कर पाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैडम अभी अभी आपने बताया कि भैया सेबी जो है, अगर कंपनी का रीपेमेंट करना बाकी होता है, कोई भी प्रिंसिपल का अमाउंट है, कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ऐसी कंपनी जो है वो पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती, डिबेंचर्स का पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा एग्जांपल को यहाँ पे अगर चेंज करूं और इफ आई से कि यार चलो 3 साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बचा है, ये 5 साल में कंपनी ने क्या किया है? 5 इयर्स था, कंपनी ने 2 साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो दे दिया है,
सिर्फ 3 इयर्स का ड्यू कर दिया, 3 इयर्स का अभी तक बाकी है, यहां पे उन्होंने डिफॉल्ट किया है। अब मुझे बताना क्या कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर पाएगी? क्या कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर पाएगी? बोलो। तानिया बेटा समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? यहीं से आपको रिपीट चाहिए था ना? मैम नहीं समझा। एक मिनट, वापस से आ जा। क्या हो रहा है, ये कंपनी ए है, ठीक है, ये कंपनी ने लोन लिया, कहीं से लोन लिया है, ठीक है, लेट्स से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, एफआई से लोन लिया इन्होंने। तो सेबी क्या बोलता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो कंपनी है और जो इसके डायरेक्टर्स है उन्होंने कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट जो बाकी है उसका रीपेमेंट करना चाहिए, अगर नहीं किया तो कंपनी मार्केट में डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकती है, ठीक है, ये आपके सेबी का गाइडलाइन बोल रहा है। तो अब मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हूँ कि भैया मान लो कंपनी जो ए है उन्होंने लोन लिया है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, ठीक है, और इनका जो लोन है, लेट्स से एग्जाम्पल चेंज कर रही हूँ, 15 साल के लिए इन्होंने लोन लिया है। 15 साल में 10 साल तो इन्होंने प्रॉपर रीपेमेंट किया है, प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी किया है, इंटरेस्ट का रीपेमेंट भी किया है, लेकिन 5 इयर्स का उन्होंने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं किया है। तो क्या कंपनी ए पब्लिक इश्यू कर सकती है? पब्लिक इश्यू किसका? डिबेंचर्स का। पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर सकती है? ये क्वेश्चन है मैडम। 5 इयर्स का पेंडिंग है ना, 5 साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं किया है, नहीं कर सकती है कंपनी डिबेंचर को इश्यू। डन एवरीबॉडी, ऑलराइट ना। अगर मैं एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करूं और मैं आपको बोलूं कि यार 12 साल का कर दिया है पेमेंट और 3 साल का नहीं किया है, तो 3 साल का पेमेंट नहीं किया तो नहीं, ये तो एग्जैक्टली ट्रू, नहीं कर सकते हो। सुनो ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही साल का बाकी है, पूरे के पूरे 14 साल का हमने पेमेंट कर दिया, सिर्फ एक ही साल का बाकी है, तब तब भी नहीं होगा। 1 ईयर, अरे 1 ईयर, एक ही साल बचा है यार, दे देगी ना कंपनी, पेमेंट कर देगी ना। नहीं मैडम नहीं होगा। ओके, तो मुझे बताना 6 महीना, 6 मंथ, सिर्फ ओनली 6 मंथ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 6 महीने का बाकी है, या लेट से अपन ना एग्जैक्ट 6 मंथ्स का बाकी है, तब तब हो सकता है। यस, एग्जैक्ट अगर 6 महीने है ना तो हो सकता है। तो कब नहीं हो सकता? अगर मोर देन 6 मंथ्स का पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पेमेंट बाकी होगा तो ऐसे केस में कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू नहीं कर सकती। मतलब कंपनी को अगर कोई भी किसी से भी लोन लिया है और किसी को भी पेमेंट करना है, प्रिंसिपल का पेमेंट बाकी है, इंटरेस्ट का पेमेंट बाकी है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा का अगर बाकी है, तो ऐसे केस में कंपनी डिबेंचर्स का पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती। डन, क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ।
तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं गाइस, ऐसे कौन कौन से केसेस है कि कंपनी पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती है डिबेंचर्स का? सिर्फ और सिर्फ अगर, अब मुझे बताना, जब कंपनी के जो प्रमोटर्स है या कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट मतलब सेबी ने क्या बोला कि आप शेयर मार्केट में आप डील ही नहीं कर पाओगे। अब सिक्योरिटीज मार्केट में बॉस आप डील नहीं कर सकते, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट, आपको प्रोहिबिट कर दिया है। लेट से अपने हरीश सर को ना मना कर दिया है कि सर आप शेयर मार्केट में डील नहीं करोगे, आप जिधर जाओ तो उधर ही पैसे कमाते हो, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, मान लो कुछ तो भी रीजन हुआ और अपने हरीश सर को ना मना कर दिया कि सर आप सिक्योरिटीज मार्केट को ना डील नहीं कर सकते हो, यू आर द प्रमोटर ऑफ ओनली लेक्चर्स, प्रीति मैडम कर सकती है लेकिन हरीश सर आप नहीं कर सकते हो। यू आर द डायरेक्टर्स, यस, यू आर द प्रमोटर्स, यस, बट यू आर बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी। तो क्या हरीश सर सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ गए, डिबेंचर्स भी आ गए, यस और नो। तो अब मुझे बताना, क्या कंपनी जो तुम्हारी कंपनी है, अगर तुम्हारी कंपनी में ऐसा डायरेक्टर है या ऐसे प्रमोटर है, ठीक है, तुम यहाँ पे कंपनी का नाम खराब कर रहे हो। कंपनी ने ऐसे डायरेक्टर्स रखे हैं और ऐसे प्रमोटर्स रखे हैं जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में डील करना ही मना है, तो तुम्हारी कंपनी ही पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती, तुम्हारी कंपनी डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती। डन एवरीबॉडी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। ना तो कंपनी, ना तो उसके प्रमोटर्स और ना उसके डायरेक्टर्स। अरे कंपनी के में 10-12 डायरेक्टर्स है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई एक डायरेक्टर को ही मना किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने हरीश सर को ही मना किया है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। मैंने आपको रीजन बड़े इंटरेस्टिंग बताया कि सर आप जिधर जाते हो उधर से पैसा निकालते हो, नहीं बस हो गया, आप इससे ज्यादा नहीं कमा सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा रीजन होगा जिससे उन्होंने कुछ, मान लो उनको मना किया है कि आप सिक्योरिटीज मार्केट में यू आर प्रोहिबिटेड, आप डील नहीं कर सकते हो, तो कंपनी या प्रमोटर्स आप या फिर डायरेक्टर्स, अगर इन तीनों में किसी एक ने भी डिफॉल्ट किया है, अगर मान लो प्रमोटर्स ने डिफॉल्ट किया तो भी कंपनी डील नहीं कर सकती, अगर डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया तो भी कंपनी भी डील नहीं कर सकती, कंपनी पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती है डिबेंचर्स का। डन एवरीबॉडी। सेकेंड केस, या फिर अगर कंपनी को, प्रमोटर्स को या उनके डायरेक्टर्स को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो विलफुल डिफॉल्टर मतलब यार ये लोग ना जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं। अगर इफ यू आर डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर तो ये आपके नाम पे ना एक टैग है, ठीक है, एक थप्पा है आपके नाम पे, ऐसा हो गया, ये टैग हो गया ये। तो आप जो, अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर या प्रमोटर हो तो आपकी जो कंपनी है वो भी पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती, वो कंपनी से, वो जो कंपनी है वो पब्लिक से बोरोइंग्स नहीं कर सकती डिबेंचर्स को इश्यू करके, वो जो कंपनी है वो डिबेंचर्स के बहाने कंपनी से पैसा नहीं मंगा सकती। डन एवरीबॉडी। ये पूरा किस्सा अपन किसका पढ़ रहे? डिबेंचर्स का ही पढ़ रहे हैं। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? ये है गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? और कंपनी या उनके प्रमोटर या उनके डायरेक्टर हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेइंग एनी प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया है फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने तक किया है ना, तो ठीक है। अब अपने हरीश सर पैसा बचाने के लिए उन्होंने ना, सामने वाली पार्टी को, उनको पता है, ठीक है, कंपनी लॉ का उनको पूरा नॉलेज है, उन्होंने क्या किया, 5.5 मंथ्स हो गए, 5.5 महीने हो गए कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। फाइव मंथ्स एंड 29 डेज हो गए गाइस, उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। चलेगा क्या? तुम्हारी कंपनी पब्लिक इश्यू कर सकती है डिबेंचर्स का? बिल्कुल कर सकती है, मोर देन 6 महीना, 6 मंथ, वो डॉट ऐसे विद इन द प्रोविजन वो सब बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। अपने हरीश से विद इन द प्रोविजन सारे बेनिफिट ले रहे हैं। तो मुझे बताना, क्या तुम्हारी कंपनी 5 मंथ और 29 डेज ही हुए हैं कि आप डिबेंचर मतलब कोई भी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया है और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, तो मुझे बताओ, अगर इतने ही डेज हुए तो क्या तुम्हारी कंपनी इश्यू कर सकती है पब्लिक इश्यू, डिबेंचर्स का पब्लिक इश्यू कर सकते हैं? यस। लेकिन अगर मोर देन 6 मंथ हो गया है तो तब नहीं कर सकते। तो गाइस ऐसे कौन कौन से केसेस है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कौन कौन से केसेस है कि जिसमें पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती है,
इसमें डिबेंचर्स का पब्लिकेशन नहीं हो सकता, पहला अगर आपको प्रोहिबिट कर दिया है, दूसरा इफ यू आर डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्ट है, तीसरा अगर मोर देन 6 मंथ्स डिफॉल्ट किया प्रिंसिपल में या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है। तो ऐसे केस में आपकी कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती। डन। डन। विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल मतलब जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, जानबूझ के उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। अरे उन्होंने, उनको कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने एक नाम दे दिया, जैसे इंसॉल्वेंसी कैसे नाम दे दिया, यहाँ पे उनको एक नाम दे दिया विलफुल डिफॉल्टर। ये जहां जाते हैं ना, ये जानबूझ के नुकसान करते हैं, ठीक है। इंसान बहुत ही टेढ़ा इंसान है, जिधर जाता है उधर नुकसान करता है, तो इनको एक नाम दे दिया विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझ के डिफॉल्ट करता है जो विलफुल। डन। क्लियर है? ओके। नाउ व्हाट आर द रेगुलेशंस गवर्निंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यार अब ये चीजें आपको पता नहीं होगी, ये चीजें जुप ऊपर से जाती है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, बट अगर आया तो भी आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए एकदम क्रक्स पॉइंट हाईलाइट किया नोट्स में, ठीक है। व्हाट आर द रेगुलेशन गवर्निंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कौन कौन से रेगुलेशन है मुझे बताना। कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन है उसमें? 71, ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बताता है? इट कंटेन द प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ऑब्वियसली डिबेंचर्स पढ़ रहे तो इश्यू, डिबेंचर्स को इश्यू करने के सारे प्रोविजन सेक्शन 71 में दिया है। उसके साथ साथ आपको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स भी, कंपनी का शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा। वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हारी कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स इश्यू करती है, मतलब तुम्हारी कंपनी लोन ले रही है लेकिन सामने वाले को सिक्योरिटी भी दे रही है, तो मैडम यार डिबेंचर होल्डर्स तो बहुत सारे होंगे, बहुत जैसे शेयर होल्डर बहुत सारे होंगे वैसे बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स होंगे। एग्जैक्टली। तो मैम क्या सबको, हर एक लोगों को अलग अलग कंपनी की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी देने का क्या? कुछ भी लॉजिक लगाते हैं ना अपन, कुछ भी सोचने का। मैंने लास्ट लेक्चर में डिबेंचर ट्रस्टीज पढ़ा था, यस और नो? अगर 500 से ज्यादा दिखाती मैं आपको, रुको मैं ऐसे, अदरवाइज ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे। डिबेंचर्स को इश्यू किया है, इफ देयर इज मोर, देखो इफ कंपनी इज ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल, तो कंपनी को कंपलसरी डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना होता है। तो सिक्योरिटी किसको दोगे? डिबेंचर ट्रस्टीज को दोगे। डन एवरीबॉडी। आप कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स का नहीं देगी रे, डिबेंचर होल्डर तो कितने सारे होंगे, गांव गांव में होंगे, शहरों शहरों में होंगे। तो कंपनी ने ये डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट कर दिया। ये बेनिफिट, ये किसका बेनिफिट देखेंगे? डिबेंचर होल्डर्स का बेनिफिट देखेंगे ना। अब अगर क्या हो जाएगा, कंपनी सिक्योरिटी किसको दे देगी? ये डिबेंचर ट्रस्टीज को देगी, डीटी को दे देगी, ठीक है। मान लो कंपनी ने डिफॉल्ट किया, तो डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करेंगे? ये सिक्योरिटीज को, ये जो भी असेट दिया होगा, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी, अरे गिरवी रखा, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी दी है इसको सेल ऑफ कर देंगे, जो पैसा आएगा उससे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। डन एवरीबॉडी। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। क्लियर एवरीबॉडी? ये कंसेप्ट पता है ना, ऑलरेडी पढ़ा हुआ अपन ने चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। सिक्योर डिबेंचर्स के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? अगर आप सिक्योर डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो आपको कंपनी का शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, नॉन कन्वर्टिबल मतलब ऐसे डिबेंचर जो इक्विटी शेयर में बाद में कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं, तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? आपको, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। आई
ILDS रूल फॉलो करना पड़ेगा। आई इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ILDS, सेबी का ILDS रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। डन। बस इसको ऐसे ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं करना है। अच्छा, कंपनी को साथ ही साथ इसके डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट, ये जो रेगुलेशन में जो डिस्क्लोज करने के रिक्वायरमेंट्स है ना, कि सर आप इतनी इतनी बातें का डिस्क्लोजर दो, ये सारी बातें आपको डिस्क्लोजर करनी होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? क्या ये ILDS रेगुलेशन क्या बोलता है, ये क्लियर है आपको? ILDS सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का ILDS रेगुलेशन बोलता है बॉस कि अगर तुम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाह रहे हो, ठीक है, विच आर नॉट कन्वर्टेबल, तो आप वो इशू कर सकते हो, लेकिन उससे रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको देने होंगे। ठीक है, कंपनी को क्या करना है, जो अपना नोट्स टू अकाउंट्स होता है बैलेंस शीट के नीचे, वहीं पे डिस्क्लोजर्स करना है, दे देगी कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो ICDR रेगुलेशंस है, मतलब इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जो ICDR रेगुलेशंस है, सेबी का ICDR रेगुलेशन जो है, अगर कंपनी, ये क्या बोलता है कि अगर कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाहती है ना, तो वो कर सकती है, लेकिन आपको इसके रिलेटेड सारे, कन्वर्टेबल मतलब ऐसे डिबेंचर जो इक्विटी शेयर में एंड में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये ऐसे डिबेंचर जो एंड में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको अगेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ेंगे एज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कर देगी कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स में ही तो लिखना है ना, लिख देंगे। नाउ सेबी का LODR रेगुलेशंस क्या बोलता है? LODR बोलता है कि अगर तुम्हारी कंपनी, इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, पहली चीज, पहला क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा लिस्टेड कंपनी है लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, और अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या परपेचुअल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सेबी का LODR रेगुलेशन फॉलो करना हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब नॉन कन्वर्टेबल तो पता है अपन को, ये ऐसे डिबेंचर्स है जो कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स में। अगर लिस्टेड कंपनी आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू, तो आपको LODR रेगुलेशन फॉलो करना है, और साथ ही साथ परपेचुअल डिबेंचर मतलब, परपेचुटी मतलब इन्फिनिटी, मतलब ये डिबेंचर्स का रीपेमेंट इनफाइनाइट टाइम्स में होगा, मतलब हमने जो आपसे पैसा लिया है वो इनफाइनाइट परपेचुअल पीरियड के लिए लिया है, एक लंबा समय, ठीक है, एक इनफाइनाइट पीरियड के लिए लिया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे डिबेंचर इशू कर रहे हो ना मार्केट में भैया, तो आपको LODR रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसके वेरियस रिक्वायरमेंट्स, वेरियस लिस्टिंग कंडीशन को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, RBI गाइडलाइंस, अगर बैंक इशू करती है डिबेंचर्स वगैरह, मतलब नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर बैंक इशू करिए, डिबेंचर बोला तो इक्विटी नहीं है ना, नॉन इक्विटी है, तो अगर बैंक अगर नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो आपको RBI की गाइडलाइंस इशू करनी है। बैंकों को तो सिर्फ और सिर्फ RBI की गाइडलाइंस है गाइस, कोई कंपनी है उसको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है ही है, और साथ ही साथ ये शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल एप्लीकेबल है, तब जब वो सिक्योर डिबेंचर इशू करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सिक्योर डिबेंचर इशू करो तो आपको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल एप्लीकेबल है। ओके, अगर आप नॉन कन्वर्टेबल कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो आपको ILDS इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ये सेबी का ILDS रेगुलेशन 2008, सुनो ना, ये 2008 याद नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ILDS तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर कन्वर्टेबल है तो ICDR, अरे कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो ICDR रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, इशू एंड ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और उसके डिस्क्लोजर नॉर्म। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बच्चे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतना टेक्निकल लेवल आपको CA या CS में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इट इज वेरी मच टेक्निकल पार्ट, कोई आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि आपको ये सारे रेगुलेशन के नाम याद होने चाहिए, बट आपकी मैम आपको ट्राई कर रही है कि ILDS है, ICDR है, LODR है, 3 ही तो रेगुलेशन है। आई एम ट्राइंग कि आप इसको एटलीस्ट नाम याद करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से पूछा जा सकता है। और LODR क्या है? लिस्टिंग, LODR का पूरा नाम ही है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट।
तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है भाई, लिस्टेड कंपनी है जो नॉन कन्वर्टिबल या परपेचुअल डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो आपको एलओडीआर के रेगुलेशन फॉलो करने वाले बैंक को तो आरबीआई की गाइडलाइंस ही फॉलो करनी है। यस एवरीवन, सॉर्ट विद द कंसेप्ट, क्लियर है यहाँ तक? 100% पक्का? यस रुचा, सिद्धार्थ, क्लियर है? सानिया, सिक्योरिटी दे रहे हो तो कंपनीज का ही शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स रूल्स, अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो आईएलडीएस, आईसीडीआर अगर कन्वर्टेबल है तो, उसके बाद में एलओडीआर अगर लिस्टेड कंपनी है, और अगर आप नॉन कन्वर्टेबल और परपेचुअल डिबेंचर्स कर रहे हो तो आपको एलओडीआर फॉलो करना। सिंपल है ना, इसमें क्या है? और बैंक है तो आरबीआई की गाइड। सिंपल है नहीं है, अपन सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब ये वही सारी रामायण जो आपको पहले पता है। डिबेंचर्स को इशू करने के बारे में क्या क्या पता है कि ये लंबे समय के लिए आप यहाँ पे पैसा मंगाते हो, कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद कंपनी एक्ट 2013 के रेगुलेशन, कंपनी का शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, आरबीआई की गाइडलाइंस और सेबी के वेरियस रेगुलेशन। और अगर आप मेरे बच्चे हो तो आप यहाँ पे लिख के आओगे, क्या क्या लिखोगे? आईएलडीएस, एलओडीआर, आईसीडीआर, ये सारे रेगुलेशन आपको कंप्लाई करना। आईसीडीआर, ठीक है, फुल फॉर्म लिख कर आना एटलीस्ट। कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड दोनों ही इशू कर सकती है, नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल दोनों इशू कर सकती है, लेकिन इरिडीमेबल नहीं होगी। कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर्स ही इशू करेगी, मतलब जिसका रीपेमेंट करना है वैसे ही डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी, इरिडीमेबल नहीं करेगी, ठीक है। ओके, कंपनी क्या नहीं मेक डिबेंचर अपने खुद के मेंबर्स को, खुद के शेयर होल्डर्स को डिबेंचर इशू कर सकती है, पब्लिक को ऑफर दे सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकती है, कुछ लोगों को कर सकती है। याद आ रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में ऑब्वियसली उसको अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स को भी लिस्ट करवाना होगा ठीक है, डिबेंचर्स को अपने स्टॉक एक्सचेंज में ऑब्वियसली लिस्टिंग करवानी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैज अथॉरिटी टू इशू, किसके पास अथॉरिटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। क्या उनको वोटिंग राइट है? नहीं है। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन, ये जो पावर है बोरोइंग पावर। अब मुझे एक बात बताना, क्या अनलिमिटेड अमाउंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू कर सकते हैं? अनलिमिटेड डिबेंचर इशू कर सकते हैं? नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। ओनली अप टू, ये पार्ट यहाँ अभी सिर्फ ये पार्ट नया है, बाकी पूरा पार्ट चैप्टर नंबर 1 में हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितना एओए में लिमिट दी है उतना ही तुम डिबेंचर इशू कर सकते हो, उतना ही पैसे को बोरो कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा का पैसा बोरो करना है तो शेयर होल्डर्स की परमिशन ले लो, शेयर होल्डर की मीटिंग, जनरल मीटिंग, वहां पे कौन सा रिजोल्यूशन, या तो ओआर या तो एसआर। अब यहाँ पे तुम बोरो करने की बात कर रहे हो, उधारी लेना है, ठीक है, बोरिंग पावर्स को इंक्रीज करने की बात करते हो। आपको नहीं लगता आपको 75% मेजोरिटी लेनी चाहिए? आपको स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यहाँ पे हट जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। डन एवरीवन? तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट नया था, बाकी सारी पॉइंट्स पहले अपन ने पढ़ लिए थे चैप्टर 1 पे। डन यो एवरीवन, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, अब अपन को कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन पढ़ने हैं। कंपनीज के जो रूल्स है, शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट से वो पढ़ने हैं। सेबी के रेगुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट से वो पढ़ने हैं। कंपनी एक्ट 2013 में तो लंबे चौड़े पॉइंट, ठीक है। आ जाओ, आज एक फिनिश करेंगे। अगर कंपनी इशू करी डिबेंचर्स तो उसको कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या प्रोविजन दिए वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। मुझे बताओ, ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी है चैप्टर 1 में कि इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा डिबेंचर होल्डर्स को। अगर तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो तो जो डिबेंचर होल्डर्स है, जिनको आपने डिबेंचर्स को इशू किया है, वो क्रेडिटर्स होंगे कंपनी में, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं है अनलेस उनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे होंगे तो। हाँ, अगर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, जैसे 10% का जो डिबेंचर्स है वो 9% कर दिया है, उनके मैटर्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो इनका वोटिंग राइट है, अदरवाइज इनका वोटिंग राइट नहीं है। डन एवरीबॉडी? ये वाला पार्ट पढ़ा है, वोटिंग राइट याद आ रहा है? अभी के अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू करेंगे,
उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। हाँ, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करना है तो अगेन बेसिक कॉमन सेंस जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऐसे डिबेंचर है जो आगे चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, ये लोग शेयर होल्डर बनने वाले हैं आगे चल के, तो आपको नहीं लगता कि तुमको शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए? मतलब तुम्हें वापस से जनरल मीटिंग बैठानी होगी, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। डन। एंड ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन नेचर, सारे डिबेंचर्स रिडीमेबल रहेंगे। इररिडीमेबल डिबेंचर्स, यार ऐसे डिबेंचर जिसका तुम पेमेंट ही नहीं करने वाले हो, वैसा इशू मत करना। कंपनी एक्ट 2013 स्ट्रिक्टली मना करता आपको, ठीक है। डिबेंचर्स का पेमेंट और इंटरेस्ट, ठीक है। डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट करना। रिडम्पशन मतलब क्या होता है गाइस? रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड उनका इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट अगर देना है तो आपको एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इश्यू आप पेमेंट करोगे। कंपनी एक्ट क्या बोलता है? आपने इश्यू करने के टाइम पे जो भी टर्म्स और कंडीशन लिखे थे प्रोस्पेक्टस में, उसके हिसाब से आप रीपेमेंट कर देना। डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर अंदर अलॉट कर देना। पढ़े में 2 मंथ्स वो शेयर्स के लिए होता है, ठीक है। अलॉटमेंट, जिस दिन शेयर अलॉट किया उसके 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना। तो जब डिबेंचर अलॉट किया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट कर देना। डन एवरीबॉडी। शेयर सर्टिफिकेट है तो 2 महीना, डिबेंचर सर्टिफिकेट है तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। डन, पक्का एवरीबॉडी। अब एक आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मतलब देखो यार, कंपनी को पता है कि कंपनी को ना अगले 20 साल बाद, 20 ईयर्स बाद 100 करोड़ रुपए देना है। अब कंपनी 20 साल बाद एकदम से इतना पैसा कहां से देगी? तो कंपनी क्या करती है? कंपनी एक डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर को रीपेमेंट करने के लिए एक रिजर्व का अकाउंट ओपन करती है और कंपनी हर टाइम वहां पे पैसा डालती रहती है। और 20 साल बाद में जब ये DRR अकाउंट 100 करोड़ हो जाएगा, ये 100 करोड़ का पूरा पैसा हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को दे देंगे। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? देखो समझेगा ना, एक ही बार में समझ जाएगा, नहीं तो फिर रिपीट 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 है ही वो। एक बार वापस से, मुझे पता है, कंपनी को पता है कि 20 साल बाद में 100 करोड़ का पैसा देना है। यस एग्जैक्टली। तो कंपनी क्या बोलती है, यार एकदम से 20 साल बाद में 100 करोड़ देना थोड़ा पूरा बैलेंस हिल जाएगा कंपनी का, एक आधा असेट बेचना पड़ेगा, बैलेंस शीट हिल जाती है। तो कंपनी क्या करती है, एक डिबेंचर को रीपेमेंट करने का रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन करती है, वहां पे पैसा रिजर्व करती जाती है और 20 साल बाद में वो DRR अकाउंट से पेमेंट कर देती है। डन एवरीबॉडी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCA ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिमूव कर दिया है DRR की रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी तो DRR की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी हो। अगर तुम्हारी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुम्हारी कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तुम लोगों को पैसा बांटते हो, घर बनाओ, ठीक है, तुम्हारी कंपनी खुद की फाइनेंस वाली कंपनी है, तो तुमको DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हारे पास में खूब पैसा है मतलब। डन। देखो लॉजिक क्रिएट करके याद करना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं, ठीक है। कंसेप्ट समझा? हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, ये वाला पार्ट भी अपन ने देख लिया था कि अगर कंपनी इशू कर रही है प्रोस्पेक्टस 500 लोगों से ज्यादा, ठीक है, तो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना पड़ेगा। वो लोग क्या क्या काम करते हैं? वो लोग डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। डी कैपिटल डी, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, नोट्स में जहां जहां कैपिटल डी और एच है, डिबेंचर होल्डर्स है वो। और कंपनी क्या करेगी, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलती है, मतलब कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट को या एक डीड बनाएगी। इस डीड को क्या बोलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड
यहाँ पे सारे अग्रीमेंट्स जो भी उनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री हुआ है वो वहां पे लिखा होगा। डन एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? डन, पक्का? यस। अब मान लो, अब क्या हो रहा था पता है क्या, पूरी कहानी वापस से देख लो। कंपनी क्या कर रही थी, 500 लोगों को ज्यादा डिबेंचर्स इशू कर रही थी, 500 से ज्यादा, 500 पब्लिक से ज्यादा लोगों को डिबेंचर्स इशू कर रही थी, मतलब लेट से 1000 एक लोग होंगे उनको डिबेंचर्स इशू कर रही है, मोर देन 500 पीपल। कंपनी को कंपलसरी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना था। हाँ जी, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे तो उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन सारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे कि अगर मान लो कंपनी ने रीपेमेंट नहीं किया 6 महीने तक, ठीक है, मोर देन 6 मंथ अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाई तो आप सेल कर देना कंपनी के जो भी एसेट्स और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देना। तो ये डिबेंचर ट्रस्टीज जो है ये डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में एक्ट करेंगे, सवाल ही नहीं उठता, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ अब हुआ क्या है ना, डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है, रिड्रेस करना ग्रीवियंसेस, दुख, ग्रीवियंसेस मतलब ग्रीफ, दुख, जो डिबेंचर होल्डर्स की जो दुख और पीड़ाएं है वो इनको रिड्रेस करती है, उनको रिजॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है ग्रीफ ऑफ डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ऑलराइट। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दिया 20 साल बाद, तो ये डिबेंचर जो ट्रस्टीज तुमने अपॉइंट किए थे, हम लोग डायरेक्टली एनसीएलटी में मिलेंगे, हम लोग डायरेक्टली कोर्ट में मिलने वाले हैं, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर रिड्रेस। एनसीएलटी कैन डायरेक्ट डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे अमाउंट एंड इंटरेस्ट, और कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी, कोर्ट डायरेक्टली, कोर्ट का नोटिस आएगा ना तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब देखो, डिबेंचर ट्रस्टीज एक है और डिबेंचर तो होल्डर तो कितनी सारे लोग हैं, इतने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको हमने डिबेंचर्स को इशू किया और कंपनी ने पैसा मंगाया है। यस एवरीबॉडी गेटिंग द कंसेप्ट? तो डिबेंचर ट्रस्टी डायरेक्टली कोर्ट में जाएगा, इससे पहले कि यार एक एक डिबेंचर्स आए कोर्ट में जाए, उससे बेटर है कि डिबेंचर ट्रस्टी कोर्ट में जाएगा, इशू को रिजॉल्व कर लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब सिंपल से पॉइंट से कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी इज ऑफ द ओपिनियन, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो असेट्स है कंपनी के पास में जो असेट्स है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है, टू रिडीम 100 करोड़ का डिबेंचर्स को रीपेमेंट करने के लिए कंपनी के पास में पैसा नहीं है, तो क्या करेगा, सीधा एनसीएलटी के पास वापस से चले जाएगा। एनसीएलटी कैन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट इनकरिंग फर्दर लाइबिलिटीज। एनसीएलटी क्या बोल सकती है कि और ज्यादा लाइबिलिटी मत इनकर करो, और ज्यादा लाइबिलिटीज अपनी बढ़ाओ मत। ठीक है, कंपनी को रोक लगा देगी कि आप और ज्यादा उधारी मत लो। ठीक है, अच्छा, अगर कंपनी तक फॉलो नहीं किया तो क्या पनिशमेंट है, अगर कंपनी फेल करती है, इफ कंपनी फेल्स टू फॉलो एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो कंपनी साथ ही साथ उसके ऑफिसर में डायरेक्टर्स भी आ गए, कंपनी सेक्रेटरी भी आ गया, सीए भी आ गया, हाँ ये भी ध्यान रखना, शैल बी लाइबल टू पे फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ, मतलब कुछ रुपए देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, 1 लाख 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा, या रुपए भी देने पड़ेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, जैसा कंपनी एक्ट बोलता है वैसा। उस टाइम पे जब तुमने डिफॉल्ट किया तब कंपनी एक्ट जैसा बोलता है वैसा। डन, तो चलो आ जाओ यारो, फटाफट से पॉइंट्स रिवाइज कर दो। डिबेंचर इश्यू कर दो, 1 मिनट, पूरा चैप्टर ही रिवाइज करते हैं ना अपन, पॉइंट्स क्यों? यस एवरीवन 100% फोकस करेंगे, ठीक है, बिकॉज एसपी थोड़ा सा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, टफ तो बिल्कुल नहीं है गाइस, लेकिन टेक्निकल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बार बार आके रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, चलो जी आ जाओ, फटाफट से रिवाइज करेंगे जो कुछ भी अभी तक पढ़ा, पूरा चैप्टर रिवाइज करने, ठीक है, ऑलराइट। अगर कंपनी लंबे पीरियड के लिए पैसा रेस कर रही है तो डिबेंचर्स करेगी, और उसका रीपेमेंट भी वो लंबे पीरियड बाद कर देगी। और डिबेंचर्स की पता है, अगर अपन को लंबे पीरियड के लिए पैसे को रेस करना है, बोरो करना है, तो अपन डिबेंचर्स इशू करते हैं, वो बोरोड कैपिटल कहलाएगा कंपनी के लिए, और जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे ना वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे कंपनी के।
ठीक है। सेबी क्या बोलती है? पब्लिक इश्यू आप कब कर सकते हो? कंपनी कैन मेक पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओनली इफ, अगर तुमको सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट्स में प्रोहिबिट नहीं किया है तो तुम्हारी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। अगर तुमको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया तो तुम्हारी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। अगर आपने 6 महीने से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं किया है तो तुम्हारी कंपनी डिबेंचर इशू कर, नेगेटिव सेंस में बोला, अगर ये नहीं किया तो कर लेना, ये नहीं किया तो कर लेना, ये नहीं किया तो कर लेना। डन, यहां तक क्लियर है? फटाफट से बोलो ना, रिवाइज करवा रही हो गाइस, फटाफट आपके भी रिस्पॉन्स आने चाहिए। यहां तक क्लियर है? व्हाट आर द रेगुलेशन विच कंपनीज हैव टू फॉलो? कंपनीज एक्ट 2013 और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट के रूल्स, मतलब शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स। अगर सिक्योर डिबेंचर दोगे तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स रूल फॉलो कर लेना। अगर नॉन कन्वर्टेबल करना है तो ILDS रेगुलेशन फॉलो कर लेना और साथ ही साथ उसके डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट फॉलो कर लेना। कन्वर्टेबल अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हो बॉस तो ICDR रेगुलेशन फॉलो कर लेना और उनके डिस्क्लोजर के नॉर्म्स। और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन LODR फॉलो कर लेना। और अगर आप बैंक हो तो RBI की गाइडलाइंस फॉलो कर लेना। सिंपल। हाँ, आपको आपके डिबेंचर्स को लिस्ट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, कौन किसके पास में अथॉरिटी है गाइस? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में अथॉरिटी होती है बोरोइंग करने की। इस तरह से डिबेंचर इशू करके जब आप बोरो करते हो तो अप टू आर्टिकल्स ऑफ अप टू द लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होती है। लेकिन अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज द लिमिट, अगर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लेट से आपको 50 करोड़ लिखा है कि तुम इतना बोरो कर सकते हो और अगर तुमको 60 करोड़ बोरो करना है तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? वोटिंग राइट है? नहीं है। कितने टाइप्स ऑफ डिबेंचर है? आप इतने टाइप्स के डिबेंचर इशू कर सकते हो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, इसमें क्या बोलोगे आप? टर्म्स ऑफ कंडीशन के हिसाब से आप पेमेंट कर लेना। डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या बोलोगे कि 6 मंथ बाद में फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। ठीक है। DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिक्वायरमेंट कंपलसरी होता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी है अगर आपकी NBFC है, अगर आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो आपको DRR से हमने आपको एग्जाम्पशन दिया। अरे यस और नो, ये लो ना, इधर है ना, MCA ने रिमूव कर दिया DRR की रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनीज को, NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, बाकी सबको रिडम्पशन के लिए DRR अकाउंट में पैसा रखना होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टीज का आप अपॉइंट करोगे अगर आपकी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है या इन्वाइट कर रही है मोर देन 500 पीपल को। ठीक है, और डिबेंचर ट्रस्टीज का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। ऑल राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उनके बीच में, उनको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। अच्छा, डिबेंचर ट्रस्टीज इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट किसके पास में जाएंगे? सीधा चले जाएंगे NCLT के पास में, और NCLT डायरेक्ट करेगा कंपनी को, बोलेगा कि भैया कंपनी आप डिफॉल्टिंग कंपनी हो जाओगे, आप पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट करो। ठीक है ना। डिबेंचर ट्रस्टीज को अगर लगता है कि भैया कंपनी के जो असेट्स है वो इनसफिशिएंट है तो वो NCLT के पास जाके रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है कि आप और उधारी मत बढ़ाना। ठीक है, अगर कंपनी कोई भी प्रोविजन फेल कर दिया तो कंपनी उसके ऑफिसर्स या फिर उसके डायरेक्टर्स को फाइन होगा, पैसा देना पड़ेगा, या तो जेल होगी या दोनों होगा। डन एवरीबॉडी, तोड़ विद द कंसेप्ट। तो आज जितना भी कुछ पढ़ा अपन ने, हार्डली 5 मिनट्स लगे अपन ने पूरा रिवाइज कर लिया। और ये नाउ व्हाट यू कैन डू, एग्जाम में थोड़ा सा पेंसिल या पेन से आप यहीं पे ही सारी चीजें लिख दो कि डिबेंचर ट्रस्टीज कब अपॉइंट करना होता है, जब मोर देन 500 पीपल को अपन इनवाइट करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टीज अप्रोच कर लेता है। रिस्ट्रिक्शन कब इंपोज करेगा? जब असेट्स इनसफिशिएंट होंगे। अगर आपने यहीं पे लिख लिया ना तो आपको इतना सब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेन करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या पनिशमेंट होगी? यहाँ पे लिख लो ना, या तो फाइन होगा, या तो इम्प्रिजनमेंट होगा, या तो जेल, या तो दोनों होगा। डन। थर्ड केस। ओके, तो कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल और सेबी के रेगुलेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।